सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 ऑफ योर 9th क्लास सीबीएसई। चैप्टर का नाम है मोशन। ये चैप्टर कनेक्टेड है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है। ओके, तो चलिए बात करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहले कुछ तो मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट नोन ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड नंबर 3 डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। और डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो बात ध्यान देने लायक है वो ये है कि स्टैटिक्स आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहला वर्ड जो आपको देखना है वो है मोशन। तो मोशन है क्या? तो सबसे पहले आप समझिए मोशन क्या है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मोशन है इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो उसको बोलते हैं मोशन में है। मीन्स इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन में है। अदरवाइज वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट क्या है? नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। जब पोजीशन में कोई चेंज ही ना हो, मतलब आप जहां पे हैं वहां पे ही रहें विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग बोथ, तो हम उसको बोलते हैं रेस्ट पे है। एक बात आपको जो याद रखने की है, यहाँ पे मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव। ये हमेशा रिलेटिव टर्म है एंड नेवर एब्सोल्यूट। मतलब प्योर रेस्ट और प्योर मोशन कभी नहीं होता, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है। मान लीजिए अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और कहीं पे बैठे हुए हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, अगर आप बोलते हैं कि आप रेस्ट पे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। अगर आप मोशन में बोल रहे हैं तो भी आप गलत बोल रहे हैं। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। अगर आप रूम की दीवारें देखते हैं जिस रूम में आप बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आप रेस्ट पे हैं, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू देम। बट आप एक्चुअली अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं। अर्थ खुद रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो अगर अर्थ ही रेस्ट पे नहीं है तो आप रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं? करेक्ट। सो आपको हमेशा अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर करना होता है। इस पूरे चैप्टर में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमेशा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर करना पड़ेगा कि आप विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो हमेशा जो रेस्ट और मोशन होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होते हैं। अब मोशन की क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो मोशन को हम कुछ तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोशन कैन बी 1 डायमेंशनल, मोशन कैन बी 2 डायमेंशनल एंड मोशन कैन बी 3 डायमेंशनल। और 1 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप जिस रूम में हैं ये उसका फ्लोर होगा। अगर उसकी एक्स एक्सिस है तो ये उसकी वाई एक्सिस होगी। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एक्स के ऊपर तो फर्क पड़ा बट वाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब आपके मोशन की वजह से खाली एक एक्सिस या 1 कोऑर्डिनेट ही चेंज हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, अगर आप इसी रूम में आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक्स भी चेंज हुआ है और वाई भी चेंज हुआ है, इसलिए ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन ए प्लेन। और इसी में अगर आप इस पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर आप जंप करते हुए जाते हैं तो आपका वो हो गया
थ्री डायमेंशनल मोशन बिकॉज आपका जेड एक्सिस भी चेंज हो रहा है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? व्हेन द ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट और मोशन और ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट और थ्री एक्सिस चेंज बिकॉज ऑफ योर मोशन, उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। इज दैट ओके? यूजुअली मोशन इन स्पेस इज कंसिडर्ड एज थ्री डायमेंशनल मोशन, बट अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक बॉल है, उसको आप ऊपर फेंकते हैं वापस हाथ में कैच कर लेते हैं, ऊपर फेंकते हैं वापस हाथ में कैच कर लेते हैं, तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं हुआ, ये वन डायमेंशनल मोशन ही हुआ, बिकॉज वो वापस आपके हाथ में है। जेड के ऊपर तो चेंज आ रहा है बट एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं है, सो इट्स मोशन इन वन डायमेंशन। इसलिए हम बोलते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी भी वन डायमेंशनल मोशन है, और वो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मोशन को कुछ और तरीके से भी क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे मोशन कैन बी यूनिफॉर्म and motion can be non-uniform. Motion can be uniform and motion can be non-uniform. Uniform motion का मतलब क्या होता है? equal distance in equal time. मतलब पहले घंटे आप 20 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर चले, तीसरे घंटे 20 किलोमीटर चले, तो ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, और वाइस वर्सा। मतलब पहले घंटे 20 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे 30 किलोमीटर चले, चौथे घंटे 30 किलोमीटर चले, पांचवें घंटे 60 किलोमीटर चले, छठे घंटे 10 किलोमीटर चले, लाइक दैट। तो आपका अगर ये चेंज होता रहे तो उसको बोलते हैं मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन की एक और मोशन को और कई तरीके से भी क्लासीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। मोशन कैन बी लीनियर मोशन में तो हमने वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन भी देखा, या ट्रांसलेशनल मोशन भी इसको बोलते हैं, जब आप एक सीधी लाइन में चलते हैं, ठीक है, जब आप एक सीधी लाइन में चलते हैं उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। एक होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब आप किसी चीज के चारों तरफ रोटेट करते हैं, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है, वो हुआ रोटेशनल मोशन। मोशन कैन बी वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है। वाइब्रेशनल क्या होता है? टू एंड फ्रो अप एंड डाउन, कोई चीज ऐसे वाइब्रेट करती है, राइट। तो इस तरीके से हम मोशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। जब आप हायर स्टैंडर्ड में हो जाएंगे तो आप लीनियर, रोटेशनल और वाइब्रेशनल को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट एनीवे फॉर नाउ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट एनीवे फॉर नाउ दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। इज दैट ओके? तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब मैं कुछ क्वांटिटीज के बारे में आपको बताता हूँ, फिर चैप्टर को नोट्स के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चैप्टर में कुछ क्वांटिटीज होंगी। बेसिकली देयर आर स्केलर क्वांटिटीज, and there are vector quantities. There are scalar quantities and there are vector quantities. अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो आपका होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो वी कैन टेक डिस्टेंस एंड वी कैन टेक स्पीड। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, हर एक चैप्टर में कुछ नई नई टर्म्स आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा, बट फॉर नाउ इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ, ठीक है। देयर आर डिस्प्लेसमेंट, देयर आर वेलोसिटी, ये हैं आपकी कुछ क्वांटिटीज। तो चलिए अब चैप्टर को नोट्स के साथ देखते हैं, ठीक है। चैप्टर का कंटेंट हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जो मैं कर चुका हूँ, टाइप्स ऑफ मोशन भी मैं बता चुका हूँ, टर्म्स यूज टू डिफाइन मोशन वो भी करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी जैसे मैंने आपको बताया था, ग्राफ्स पढ़ेंगे एंड सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन से इट इज एट रेस्ट, and it is said to be in motion when it is changing its position with respect to time and surrounding.
एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसके बारे में बात करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने साइज से कहीं ज़्यादा लंबा डिस्टेंस करे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अ पॉइंट और सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच द बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजिशन इन द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। हमने बताया था आपका रेफरेंस पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमने बताया 1 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, 2 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, देन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन, एंड देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। टर्म्स यूज्ड टू रिलेट मोशन: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्टेंस क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल जाने के कुछ 5 रास्ते हैं, तो आप जो भी रास्ता लोगे उसकी जितनी पाथ लेंथ होगी वो आपका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? द पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। द पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, और यू कैन से द मिनिमम डिस्टेंस, और यू कैन जस्ट से द स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए आप एक बात हमेशा याद रखिए कि स्केलर कैन बी ओनली 0 और पॉजिटिव। स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, जबकि वेक्टर कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी 0, दे कैन बी पॉजिटिव। इज इट ओके? तो देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट: डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 1, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। When the body continuously moves in the same straight line and in the same direction, the displacement will be equal to distance. खाली इस केस में ही आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम मे बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी। इसमें अगर आप ये पॉजिटिव लेते हो तो ये आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव लेते हो तो ये आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इट कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बात करते हैं हम, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो चलिए 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया 5 आपके पास। 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो चलिए ये हो गया 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये हो गया 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब क्या पूछा? कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 4 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 11 मीटर। करेक्ट। दूसरा, कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था, आप इसको सीधा कनेक्ट कर देंगे तो दैट इज योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? √3² + 4², सो दैट विल बी इक्वल टू 5। Correct? √3² + 4², 9 + 16, √25, that will be 5. A body is moving in a straight line. Its distance from the origin are shown with time in figure A, B, C, D and E represents different parts of motion. Find the following. Displacement of the body in first 2 सेकेंड। अगर फर्स्ट 2 सेकेंड की बात करें तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40। ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड। 7 सेकेंड की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो डेफिनेटली आपका 80 मीटर वो गया है और 80 मीटर उल्टा आया है, सो दिस विल बी इक्वल टू 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज आप जहां से चले थे वापस वहां पे ही आ गए हैं। करेक्ट। अगर आप पॉजिटिव 80 गए ऊपर, -80 आ गए नीचे, आंसर कितना आ जाएगा? 0। जबकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, तो 80 + 80, सो आंसर विल बी इक्वल टू 160। सो दिस इज हाउ इट इज। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अगेन बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसलिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये 0 हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव, 0, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाई टाइम, इसलिए डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसलिए स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की भी यूनिट सेम ही होती है। एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मतलब लेंथ मास एंड टाइम की यूनिट दे रखी है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये भी लेंथ मास एंड टाइम की दे रखी है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? ΔS/ΔT, मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ। मतलब क्या है कि अगर हम डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसका जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा, स्लोप आपको क्या बताएगा? स्लोप बताएगा आपको वेलोसिटी। क्या बताएगा? स्लोप आपको बताएगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब टाइप्स ऑफ स्पीड, तो चलिए इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, डिटेल में बता देता हूँ टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। ठीक है।
So speed of the body can be uniform, it can be non-uniform, it can be average, and it can be instantaneous. ओके, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा. ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये होता है, अगर मान लीजिए आप स्कूटी पे या कार पे किसी के पीछे जा रहे हैं और अचानक आप पूछते हैं कि अभी स्पीड क्या है, तो आपको बताएगा 52 है, 57 है, 67 है, 62 है, 85, कुछ भी बता सकता है. करेक्ट. तो वो उस इंस्टेंट की स्पीड हुई, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. मीन्स स्पीड एट गिवन इंस्टेंट. ओके, चलिए आगे बात करते हैं. तो एवरेज स्पीड क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम भी हो सकता है. एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही बात है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. एवरेज स्पीड स्केलर है, व्हाइल वेक्टर इज एवरेज वेलोसिटी. फॉर अ मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज ये स्केलर है. इन जनरल एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. हाउएवर इट कैन बी सो इफ द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अगर सीधी लाइन में मोशन है तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी एक जैसे हो सकते हैं. इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस L1, L2, L3 विद स्पीड V1, V2, V3. ओके, तो आपका एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln. एंड टोटल टाइम कितना होगा? पहला पार्ट में टाइम कितना? L1 बाई V1, दूसरे पार्ट में L2 बाई V2. तो ये हो फॉर्मूला है आपका, जो कि आप डेफिनेशन से भी निकाल ही सकते हैं. करेक्ट. If a particle travels a speed V1, V2 and V3 for the time interval T1, T2 and T3, then V1, T1 total distance आपको निकालना पड़ेगा divided by total time. Ultimately आपको जो याद रखना है, आपको ये याद रखना है ये फॉर्मूला, total distance by total time. Is that okay? तो चलिए आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की. इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की यूज पड़ती है, इसलिए आपके सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा नहीं है. यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में मैं बता चुका हूँ. द डिस्टेंस बिटवीन 2 points A and B is 100 मीटर. अ पर्सन मूव्स फ्रॉम A to B विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, B to A विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. 100 मीटर जाने के लिए है, 100 मीटर आने के लिए है. टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर. तो टाइम 1 कितना लगा? डिस्टेंस बाय स्पीड तो 5 सेकेंड. टाइम 2 कितना लगा? डिस्टेंस बाय स्पीड 4 सेकेंड. टोटल टाइम कितना हुआ? 9 सेकेंड. तो आपका एवरेज स्पीड कितना हुआ? 200 बाई 9 दैट इज 22.2 मीटर पर सेकेंड. और एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है. अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, then with the speed of 60 km per hour for the next half an hour, and finally with the speed of 30 km per hour for 1.5 hour. Calculate the average speed of the car. बहुत आसान क्वेश्चन है. आपको पहले डिस्टेंस 1 निकालना है. डिस्टेंस 1 कैसे होगा? V1 इंटू T1. करेक्ट. फिर आपको S2 निकालना है, वो किसके बराबर? V2 इंटू T2. फिर आपको डिस्टेंस 3 निकालना है, वो किसके बराबर होगा? V3 इंटू T3. करेक्ट. और बाद में आप इन तीनों को ऐड कर देंगे. टोटल डिस्टेंस आ गया. ठीक है. टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3. इतना ही आपको करना है, ये आपको दिया हुआ. फिगर शोज द डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट. कैलकुलेट द फॉलोइंग. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द बॉडी इज एट रेस्ट. तो B2C का जो पार्ट है वो आपको बॉडी एट रेस्ट दिखा रहा है, बिकॉज देखो डिस्टेंस कोई चेंज ही नहीं हो रहा, खाली टाइम चेंज हो रहा है. तो जब हम ग्राफ करेंगे तो आपको ये थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा. तो लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी डूइंग द ग्राफ्स. एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकेंड. फर्स्ट 10 सेकेंड में एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 100 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है आपका? 10 दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. टोटल डिस्टेंस ये देखो, ये है आपका 100. टोटल टाइम कितना है आपका? 10 सेकेंड. तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो गया. स्पीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मोशन. स्पीड अगर डिफरेंट पार्ट ऑफ द मोशन निकालना, A to B में अगर निकालना है, स्पीड बिटवीन A एंड B दैट विल बी इक्वल टोटल डिस्टेंस आपका 100 हुआ है, कितनी टाइम में कवर किया? 100 बाई 6. स्पीड बिटवीन B to C दैट विल बी इक्वल टू 0. स्पीड बिटवीन C to D आपका टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया? ये आपका 100 ही कवर किया. कितने टाइम में कवर किया? 4. दैट विल बी योर आंसर. ओके.
time velocity graph of project particle is shown in the figure. Calculate the distance traveled in. ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है तो लेट इट बी. यू कैन रेफर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करना. एक्सेलरेशन की बात करते हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. तो यहाँ से आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, मतलब पहले घंटे भी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी, दूसरे घंटे भी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी, तीसरे घंटे भी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब पहले घंटे 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी, दूसरे घंटे 3 के हिसाब से बढ़ी, तीसरे घंटे 4 के हिसाब से, चौथे घंटे 1 के हिसाब से. दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की थोड़ी नॉलेज की जरूरत है. ठीक है. इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट. अगर आपका वेलोसिटी टाइम कुछ ऐसा है तो इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इससे अलग कुछ भी है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर ये नेगेटिव है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीज, इसलिए इसको डिसलेरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन हम बोलते हैं. The time velocity graph of a body is shown in the figure. Find its acceleration in meter per second square. As it's clear from the figure, t is equal to 0, v is equal to 20 meter per second. Correct? t is equal to 4 पे है, velocity आपकी 80. Correct? तो यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t माइनस 0. तो v कितना है आपका 80 माइनस, और इनिशियल क्या था 20, डिवाइड बाई t कितना है आपका 4 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 60 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर. फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट फॉलोइंग इंटरवल्स. ठीक है. एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड अगर हम बात करते हैं, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड अगर हम बात करते हैं, इन दिस केस देन t इज इक्वल टू 6 सेकेंड एंड 9 सेकेंड. तो यहाँ पे आपको फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन है 0. t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे 100 माइनस 60. देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. कहाँ तक पहुँच गया वेलोसिटी? 100 माइनस कहाँ से शुरू हुई थी? 60 डिवाइड बाई टाइम कितना है? 8 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 40 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. देन t इज इक्वल टू 9 सेकेंड. 9 सेकेंड बात करें तो हम CD की बात कर रहे हैं, तो a विल बी इक्वल टू कहाँ तक पहुँची वेलोसिटी? 0. कहाँ से शुरू हुई थी? 100 डिवाइड बाई टोटल टाइम 10 माइनस 8. करेक्ट. दैट विल बी इक्वल टू माइनस 100 डिवाइड बाई 2, that will be equal to minus 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका आंसर आ जाएगा. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दीपक पेडल्स इज साइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये बात बोलते ही आप समझ जाओ u was 0. अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी आपकी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड, एंड t इज इक्वल टू 30 सेकेंड. अप्लाइज ब्रेक सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल बिकम्स डाउन टू. अब देखो ये हुआ पहला केस जब वो एक्सेलरेट कर रहा था. दूसरे केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लोगे? 6 मीटर पर सेकेंड ही लोगे. करेक्ट. एंड v कितना लोगे आप? 4 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इतनी तो वेलोसिटी आपकी थी ना, और यहाँ तक आप पहुंचे हो, और कितने टाइम में? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. आपको निकालना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, a निकालना है, तो v माइनस यू बाई टी, और इसके केस में भी a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. इस तरीके से आप निकाल सकते हो. 6 माइनस 0 बाई 30, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन अगर आपको निकालना तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. मोशन ऑफ अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे. तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. अब देखो s क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, u प्लस v बाई 2, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. अब v की जगह हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं, तो u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी. जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप खुद जरूर करके देखिए। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। टी की जगह हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, तो t यहाँ से क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो चलिए लगा देते हैं, u प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो s विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू ए। यहाँ से हमें मिलेगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेरिवेशन आपको जरूर आनी चाहिए। ये है हमारी। और अगर व्हेन द बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ए जो हो जाएगा वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। करेक्ट। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा, बट माइनस होगा। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर अज्यूमिंग u इज इक्वल टू जीरो, बॉडी फ्रीली फॉलोइंग, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पे u जीरो है तो इसलिए v इज इक्वल टू जी टी, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, टी इज इक्वल टू v बाई जी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो u t जीरो हो जाएगा बिकॉज u आपका है ही नहीं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं दैट u इज इक्वल टू जीरो, बट अगर u इज नॉट इक्वल टू जीरो देन यू जस्ट टेक द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, इन दैट केस वो कुछ ऐसा मोशन ट्रेवल करती है, ऐसा मोशन ट्रेवल करती है, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इज दैट ओके? इट इज क्लियर फ्रॉम द मोशन ऑफ द ग्रेविटी द टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल डाउन। मतलब अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, जितनी देर में वो ऊपर जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, उतनी ही देर में वो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएगी। इसलिए इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। द स्पीड with which the body is projected up is equal to the speed with which, means जिस वेलोसिटी के साथ मैंने इसको ऊपर फेंका था उसी वेलोसिटी के साथ ये मेरे हाथ में भी आएगी। The body returns to the starting point with the same speed with which it was thrown. Very good. So a body starts moving with an initial velocity of 50 meter per second and acceleration 20 meter per second. तो u इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी स्टेटमेंट है उसको गिवन लिख लेना चाहिए। u is equal to 50 meter per second and a is equal to 20 meter per second square. How much distance will it cover in 4 second? तो t is equal to 4 second। आपसे s पूछा है तो s क्या होता है, ut plus half a t square। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, जस्ट पुट इट इन द वैल्यू। ओके, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जो आप निकाल लोगे डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज 360 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड विद व्हेन सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड, एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड। आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम 80 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। u कितना है आपका, 20 मीटर पर सेकंड है। देन सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड, एक्सेलरेशन a आपका कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v आपका कितना है, 80 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है हाउ मच आफ्टर हाउ मच टाइम, तो t आपसे पूछा है। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, यू कैन कैलकुलेट द आंसर इजीली। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये पढ़ते ही आप लिख लो u इज इक्वल टू 0। moves with a constant acceleration, it travels a distance of s1 in first t second, t1 is equal to 10 second और इतने इसमें वो s करती है, डिस्टेंस s2 in next 10 second, so t2 that is equal to 10 second, बट ये next 10 second है, इसमें आपका डिस्टेंस s2 ट्रेवल करती है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन s2 एंड s1। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप एक काम कीजिए, पहले तो u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड लेके s10 निकालिए, s20 निकालिए। अगर आप s20 डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड, ये पहले 10 लेना फिर 20 लेना, s20 माइनस s10 कर देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 10 सेकेंड आ जाएगा ना, लास्ट 10 सेकेंड। तो उन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो देखिए s1 कितना हो जाएगा 50a, s2 कितना हो जाएगा 200a, s2 माइनस s1 कितना हो जाएगा 200a माइनस दैट इज इक्वल टू 150a। तो s2
is equal to 3s1. That is the relation. A train moving with the velocity of 400 meter per second with the application of brakes, a retardation of 10 meter per second square is provided. Calculate the after how much time will it stop. t निकालना है, v आपका 0 होगा, स्टॉप करना है तो v 0 होगा. u आपका कितना दे रखा है, u is equal to 400 मीटर पर सेकेंड विद एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स रिटार्डेशन. ए आपका कितना दे रखा है, -10 मीटर. देखो साइन कन्वेंशन कभी गलत नहीं करने का, बिकॉज यहाँ पे रिटार्डेशन दे रखा है, इसलिए यू विल बी टेकिंग माइनस साइन. ओके, u इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड, ए इज इक्वल टू -10, v इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू व्हाट. तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं. बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, तो u आपका कितना है, 19.6 मीटर पर सेकेंड. g इज इक्वल टू -9.8 बिकॉज ऊपर फेंका गया है ना, करेक्ट. कैलकुलेट द फॉलोइंग, द मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट पे v विल बी इक्वल टू 0, s आपको निकालना है. आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट कम बैक टू द ग्राउंड, यहाँ पे आपको t भी निकाल देना है. एंड देन ये हुआ टाइम ऊपर जाने के लिए, उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगेगा. तो आपका फाइनल आंसर इसके लिए होगा, जो अभी आप टाइम निकालेंगे 2t, और मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने बता ही दिया है. तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से आप h निकाल देंगे. टाइम 2 सेकेंड, टोटल टाइम आपका 4 सेकेंड हो जाएगा. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 490 मीटर अ शेल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर द शेल विल हिट द ग्राउंड. पहली बात तो उसको 490 मीटर नीचे आना है. 490 मीटर s है आपका, u आपका 0 बिकॉज आपने उसको सीधा फेंका है, नीचे या ऊपर तो नहीं फेंका है, तो u आपका 0 था, a आपका 10 था. कैन यू फाइंड आउट द टाइम फॉर दिस. अब उतने जो भी आपका टाइम होगा वो किस वेलोसिटी के साथ कवर करेगा, 100 मीटर पर सेकेंड. तो 100 इंटू टी विल बी योर आंसर. तो 100 इंटू टी विल बी योर आंसर, बिकॉज हम एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करते हैं. एयर रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो वो उस डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं, कुछ ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो ग्राफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन. बॉडी विद एक्सेलरेटेड मोशन, देखो आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है वो हमने कुछ ऐसा दिखाया था. इसी में अगर आपको एक्सेलरेशन दिखाना है, तो एक्सेलरेशन कैसे दिखाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस. तो उस केस में ये ग्राफ थोड़ा सा कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाता है. इसी में अगर आपको रिटार्डेशन दिखाना है, रिटार्डेशन का मतलब होता है ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस. तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है. करेक्ट, तो ये हैं आपके रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन. तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 बिकॉज स्लोप है ही नहीं. और ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ओके, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं थी इस केस में. अगर बॉडी डिसलरेट हो रही है तो ग्राफ कैन बी लाइक दिस. ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कुछ ऐसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इट विल बी लाइक दिस. अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, इट विल बी लाइक दिस. ओके, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं. सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब बॉडी एक सर्कल में घूमती है तो हमेशा इसके ऊपर 2 फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आप भी अगर एक पत्थर को बांध के अपने हाथ में ऐसे उसको घुमाओगे तो जो फोर्स, जो रस्सी में जो टेंशन है वो उसको सेंटर की तरफ में लेके आने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और अगर इसको हाथ से छोड़ देगा तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एक बात समझिए कि स्पीड, ये यूनिफॉर्म नाम जरूर है बट यूनिफॉर्म है नहीं. स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी आपकी चेंज होती है. मेरा बोलने का मतलब ये है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी देखना है तो दैट इज द टेंजेंट्रॉन. अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी देखना दैट इज द टेंजेंट्रॉन. यहाँ पे वेलोसिटी देखना दैट इज द टेंजेंट्रॉन. यहाँ पे वेलोसिटी देखना दैट इज द टेंजेंट्रॉन. करेक्ट.
तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो इन सर्कुलर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इन लीनियर वेलोसिटी बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इज एट एवरी पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा बाय टाइम टेकन। ये वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है जो आपको सेंटर की तरफ लेके आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल इन द सर्कल। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट सेंटर में मूव करेगा ही नहीं, बिकॉज एफसी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, हेंस वर्क बाय द फोर्स इज ऑलवेज बी जीरो। बिकॉज यहाँ पे फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे और ये एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन विल बी जीरो। Circular motion in a horizontal plane is usually uniform circular motion. Remember that the equation of motion are not applicable for the circular motion. Time period क्या होता है? जितने टाइम में वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन और वन कंप्लीट सर्कल। ये क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। जब वो पूरा सर्कल करेंगे तो कितना एंगल स्वाइप करेंगे? 2 पाई। वो 360 हो गया ना, डिवाइड बाई टाइम टेकन, तो टी क्या हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, ओमेगा बाय 2 पाई भी होता है। ठीक है। अ पार्टिकल moves in a circle of radius 2 meter and completes 5 revolution in 10 second. Calculate the angular velocity अगर आपको निकालनी है। angular velocity क्या होती है? 5 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हुआ? 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो v किसके बराबर होती है? r ओमेगा के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। A length of seconds needle in watch is 1.2 centimeter. Calculate the following: angular velocity and then linear velocity of the needle. टाइम पीरियड कितना है? डेफिनेटली 60 सेकेंड। तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 30। लीनियर अगर है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये आप याद रखिए अभी के लिए, आगे जाके आपको इन सब के डेरिवेशन भी आएंगे। तो 1.2 इंटू पाई बाई 30 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 25, तो v इज इक्वल टू पाई बाई 2 second, that is equal to 1.266 into 10 to the power minus 1 centimeter per second. So Earth revolves around the sun in 365 days. Calculate its angular velocity. Time period क्या है? t is equal to 365 days. इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ओमेगा आपको निकालना है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी यहाँ से, एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज दी हैं जो आप लोग को सोल्व करनी चाहिए। ये जो सारे नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, ये मैंने पूरी आंसर की के साथ सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।